In this video, we will discuss market-based policies, tradable pollution permits. This is part 17 of the 17 videos on externalities. Part 1 is related with introduction of externalities. Part 2 defines public goods. Part 3 is related with externalities in production and consumption. Part 4 explains negative externality in production. Part 5 explains positive externality in production. Part 6 explains negative externality in consumption. Part 7 explains positive externality in consumption. Part 8 summarizes externalities. Part 9 explains Coase theorem. Part 10 summarizes Coase theorem. Part 11 presents assumptions of Coase theorem. Part 12 criticizes Coase theorem. Part 13 recommends some possible solutions of Coase theorem. Part 14 shows public policies toward externalities. Part 15 is related with command and control policies. Part 16 is based on market-based policies. Corrective taxes and subsidies explained in Part 16 and tradable pollution permits under market-based policies. Now we will discuss in this video Part 17. इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमने जैसे स्टार्टिंग में एक एग्जांपल ली हुई है इस चैप्टर को 17 वीडियोस को स्टार्ट करने के टाइम कि मान लो एक फैक्ट्री है, फर्म है जो पास की रिवर में अपना वेस्ट डालती है और उस रिवर के आसपास जो रहने वाले लोग हैं या फिशरमैन हैं उनको लॉस हो रहा है. इट मीन्स ये नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी जनरेट कर रही है. अब ऐसा ही कुछ हम एक्सप्लेन करेंगे हमारे इस टॉपिक में जिसका नाम है ट्रेडेबल पोल्यूशन परमिट्स. इसके लिए हम एक एग्जांपल से स्टार्ट करेंगे. अब जो एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, मान लो उन्होंने ये डिसीजन लिया कि हम हर फैक्ट्री को एक टारगेट देंगे कि आप इतना पोल्यूशन कम करो. इसको रेगुलेशन पॉलिसीज़, कमांड एंड रेगुलेशन पॉलिसीज़ की बात हम कर रहे हैं. मान लो पोल्यूशन डिपार्टमेंट ने कहा फैक्ट्रीज़ को दैट यू हैव टू रिड्यूस pollution by 300 tons of GLOP. ग्लोप होता है एक स्टिकी और अमॉर्फस मैटर जो प्लेजेंट ना हो. अमॉर्फस एक ऐसी चीज़ जिसकी कोई क्लियरली डिफाइंड कोई शेप ना हो, मतलब कोई प्लूटेंट कोई चीज़. तो पोल्यूशन डिपार्टमेंट ने मान लो फैक्ट्रियों को टारगेट दिया कि आप 300 टन्स GLOP ग्लोप पर ईयर कम करो, फॉर एग्जांपल. अब मान लो दो फर्म्स हैं. एक फर्म है स्टील मिल, एक फर्म है मान लो पेपर मिल. तो दोनों फर्म्स जो हैं, दोनों फर्म्स मान लो एक प्रपोज़ल लेकर गई इस डिपार्टमेंट के पास, एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट के पास, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के पास गई. दोनों फर्म्स एक प्रपोज़ल लेकर, क्या प्रपोज़ल लेकर गई? जो स्टील मिल है, मान लो स्टील मिल अपना पोल्यूशन 100 टन GLOP इंक्रीज करना चाहती है. अब एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट तो मानेगा नहीं इस काम के लिए कि आप 100 पोल्यूशन इंक्रीज करो. बट दूसरी साइड जो पेपर मिल है
पेपर मिल मान गई इस बात को कि मैं 100 पोल्यूशन कम कर लूँगी। तो पेपर मिल 100 पोल्यूशन कम कर लेगी और स्टील मिल जो है वो 100 पोल्यूशन इंक्रीज कर लेगी। तो 300 पोल्यूशन इन्होंने करना है, अलाउड है इनको, 300 इनको अलाउड है। इट मीन्स दोनों को कंबाइंड 600 अलाउड है। अब स्टील मिल चाहती है कि ये 400 पोल्यूशन करें, 100 पोल्यूशन ऐड कर ले और ये 200 पोल्यूशन, तो टोटल 600 ही होगा। अगर ये 100 पोल्यूशन अपना ऐड करेंगे मीन्स आप इनको दूसरी तरफ से देखो कि 300 की बजाय अगर ये 200 पोल्यूशन एमिट करें, 300 एमिट ना करें, 300 पोल्यूशन कम ना करें, 200 कम करें, और ये 300 कम करने की बजाय 400 कम कर लें, तो टोटल पोल्यूशन तो 600 ही होगा एनवायरनमेंट में। अब स्टील मिल पहले तो पेपर मिल के पास जाएगी कि क्या आप 100 पोल्यूशन कम कर लोगे अगर हम 100 पोल्यूशन ज़्यादा कर लें। तो स्टील मिल पेपर मिल को सपोज करो 5 करोड़ रुपीस देने को तैयार है इस काम के लिए, ताकि जो पेपर मिल है वो अपना पोल्यूशन 100 कम कर ले। वही 100 पोल्यूशन स्टील मिल इंक्रीज कर लेगी, क्योंकि बाय नेचर अगर हम देखें स्टील मिल को पोल्यूशन कम करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। 300 पोल्यूशन कम ये नहीं कर सकते, मान लो 200 ही कर सकते हैं। पेपर मिल को पोल्यूशन कम करना कंपैरेटिवली इजी है, तो ये 300 की बजाय 400 पोल्यूशन भी कम कर सकते हैं। तो इसलिए ये दोनों ने एक स्ट्रेटजी बनाई, एक तरीका बनाया, एक प्रपोज़ल बनाई और ये प्रपोज़ल लेकर गए पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के पास। अब अगर हम इकोनॉमिक्स के एंगल से देखें तो ये काम करना कोई बुरा काम नहीं है, क्योंकि ये दो पार्टीज़ हैं। दो पार्टीज़ अगर कोई एग्रीमेंट करना चाहती हैं, इट मीन्स ये दोनों पार्टीज़ इस एग्रीमेंट को करने पर हैप्पी हैं, खुश हैं। इट मीन्स दोनों फैक्ट्रीज़ में एफिशिएंसी इंक्रीज़ होगी, क्योंकि दोनों ही बेटर ऑफ हो जाएंगे। इसको 5 करोड़ रुपए मिल जाएंगे, ये बेटर ऑफ हो जाएगा। इसको 100 और पोल्यूशन करने की कैपेसिटी इनकी बढ़ जाएगी, ये बेटर ऑफ हो जाएगा। तो दोनों फैक्ट्रीज ही बेटर ऑफ हो जाएंगी और एनवायरनमेंट को भी कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, टोटल पोल्यूशन सेम ही रहेगा। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो सोशल वेलफेयर जो है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि दोनों ही बेटर ऑफ हो जाएंगे। अब हुआ क्या, पेपर मिल ने अपने 100 राइट्स स्टील मिल को सेल कर दिए सपोज। तो अगर ऐसा होता है, अगर मान लो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इस बात को मान लेता है, तो इसमें क्या हुआ, तो आप ये सोचो कि एक नई चीज़ पैदा हुई, स्केर्स चीज़ पैदा हुई, जिसका नाम है पोल्यूशन परमिट्स। तो जैसे बाकी चीज़ें होती हैं जिनकी प्राइस है इकॉनमी में, ऐसे ही पोल्यूशन परमिट्स एक नई चीज़ बनी। जिसके पास पोल्यूशन परमिट्स हैं, इनके पास भी मान लो पोल्यूशन परमिट्स हैं, इनके पास भी पोल्यूशन परमिट्स हैं, इन्होंने अपने पोल्यूशन परमिट्स इनको सेल कर दिए। इट मीन्स पोल्यूशन परमिट एक कमोडिटी की तरह चीज़ है जो मार्केट में बिक रही है, और इसकी जो डिमांड सप्लाई है, इसकी डिमांड सप्लाई के बेस पर ही इसकी प्राइस बनेगी। और जो इनविजिबल हैंड है, एडम स्मिथ का जो प्रिंसिपल है, उसके अकॉर्डिंग पोल्यूशन राइट्स किसको मिलेंगे। अब देखो, पेपर मिल जो है, मान लो पेपर मिल 100 पोल्यूशन राइट्स सेल करना चाहती है। अब स्टील मिल इसको 5 करोड़ रुपए देने को तैयार है, कोई और मिल है मान लो वो 6 करोड़ रुपए देने को तैयार है, कोई और मिल है मान लो 10 करोड़ रुपए देने को तैयार है। तो जो बायर ज़्यादा प्राइस देगा पेपर मिल को, पेपर मिल उस को अपने पोल्यूशन परमिट सेल कर देगी। ये
इनविजिबल हैंड है कि जो बायर चीज़ की वैल्यू को ज़्यादा देगा, ज़्यादा वैल्यू लगाएगा, ज़्यादा प्राइस पे करेगा, वो चीज़ उसको अपने आप ही मार्केट में मिल जाएगी। अब कोई फर्म कितनी प्राइस पे करने को तैयार हो जाएगी पोल्यूशन परमिट के लिए, ये किस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि मान लो ये फर्म जैसे है 5 करोड़ रुपए देने को तैयार हो गए ये पोल्यूशन परमिट के लिए। इसका मतलब क्या हुआ कि इस फर्म को पोल्यूशन कम करना 300 लेवल तक मुश्किल है, क्योंकि पोल्यूशन कम करने के लिए इनको बड़ी ही एडवांस कोई टेक्नोलॉजी यूज़ करनी पड़ेगी। वो टेक्नोलॉजी इनके पास है नहीं, तो इसलिए ये पोल्यूशन ज़्यादा कम नहीं कर पाएंगे। तो उस हिसाब से ये पोल्यूशन कम करने की बजाय पोल्यूशन परमिट लेना पसंद करेंगे। तो पोल्यूशन परमिट के लिए ये पैसे पे करने को भी तैयार हो जाएंगे। अब इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है, अगर हम ओवरऑल इकॉनमी में देखें कि पोल्यूशन परमिट किसके पास हैं, इसके पास हैं, इसके पास हैं, किसी और फर्म के पास हैं, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिसके पास पोल्यूशन परमिट एक्स्ट्रा होंगे वो सेल कर देगा, जिसको पोल्यूशन परमिट की ज़रूरत होगी वो बाय कर लेगा। इसलिए जो पोल्यूशन परमिट की डिस्ट्रीब्यूशन है मार्केट में वो अपने आप ही सही हो जाएगी। तो करेक्टिव टैक्सेस के हिसाब से अगर हम देखें, करेक्टिव टैक्सेस के हिसाब से पोल्यूशन परमिट थोड़ी डिफरेंट चीज़ है, बट दोनों पॉलिसीज़ ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। करेक्टिव टैक्सेस में भी यही है कि जो पोल्यूशन करना चाहता है वो पोल्यूशन की प्राइस पे करेगा। यहाँ पर भी यही है, जो पोल्यूशन करना चाहता है वो पोल्यूशन की प्राइस पे करेगा। तो इस मार्केट में इक्विलिब्रियम कैसे बनेगा, वो अगर हम डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करें दोनों मार्केट्स को, करेक्टिव टैक्सेस को भी और पोल्यूशन परमिट्स वाली मार्केट को भी, वो हम डायग्राम में एक्सप्लेन करेंगे। आप भी डायग्राम साथ साथ ड्रॉ कीजिए ताकि आपको डायग्राम की एक्सप्लेनेशन पता चल जाए डायग्राम को कैसे ड्रॉ करना है। पहले हम बात करेंगे करेक्टिव टैक्सेस की। इसमें क्या होगा देखो, horizontally we are taking quantity of pollution, suppose x, this is the quantity of pollution, एंड इस साइड पर हम लगा रहे हैं प्राइस ऑफ एक्स, दैट इज द प्राइस ऑफ पोल्यूशन। अब गवर्नमेंट ने मान लो टैक्स लगा दिया, टैक्स लगा के आप जितना मर्जी पोल्यूशन जो है वो कर सकते हो। मान लो इतना टैक्स है, तो इस टैक्स के हिसाब से ये मान लो टैक्स है, दिस इज द P1 सपोज। अब इस टैक्स ने क्या किया, सपोज दीज आर द करेक्टिव टैक्सेस। अब इस टैक्स ने क्या किया, एक टैक्स ने एक पोल्यूशन की प्राइस सेट कर दी। जैसे मान लो हम कहें 10% टैक्स है, तो 10% ये प्राइस फिक्स हो गई। अब आप जितना पोल्यूशन करना चाहते हो उसके 10% के हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ेगा, पोल्यूशन की प्राइस देनी पड़ेगी। तो ये जो पोल्यूशन की प्राइस है, उस प्राइस के हिसाब से जितनी आपकी पोल्यूशन की डिमांड है, सपोज ये आपकी पोल्यूशन की डिमांड है, दिस इज द डिमांड फॉर पोल्यूशन राइट्स। तो टैक्स के हिसाब से एक तरह से सप्लाई डिसाइड हो गई कि आप जितनी मर्जी पोल्यूशन करो इतना टैक्स दे दो। तो उस हिसाब से आप देखोगे कि आप जितना पोल्यूशन करोगे उतना ही आपको प्राइस पे करनी पड़ेगी टैक्स के हिसाब से। तो मान लो
आपके पोल्यूशन की जो डिमांड है आपकी फैक्ट्री के हिसाब से वो इतनी है, तो आप इतनी क्वांटिटी पोल्यूशन करने को मान लो तैयार हो जाओगे। तो ये जो करेक्टिव टैक्सेस हैं ये डिमांड के साथ पोल्यूशन की क्वांटिटी को डिटरमिन करेंगे। और अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें, पोल्यूशन परमिट्स की अगर हम बात करें, इसमें क्या होगा, डायग्राम के साथ अगर हम देखें, अगेन हॉरिजॉन्टली वी आर टेकिंग quantity of pollution, and vertically price of pollution। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया, मान लो गवर्नमेंट ने क्वांटिटी फिक्स कर दी कि आप इतना पोल्यूशन कर सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं। गवर्नमेंट ने पोल्यूशन की क्वांटिटी फिक्स कर दी। जैसे हमने एग्जांपल में लिया कि 300 तक गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया कि आप इतना पोल्यूशन कर सकते हो। तो यहाँ पे जो पोल्यूशन की सप्लाई है वो ये है, परफेक्ट इन इलास्टिक, क्योंकि आप इससे राइट नहीं जा सकते, आप इससे ज़्यादा पोल्यूशन नहीं कर सकते। तो दिस इज़ द सप्लाई ऑफ पोल्यूशन परमिट्स। इतने परमिट्स आपको पोल्यूशन करने के मिल गए। तो अब पोल्यूशन परमिट अगर मान लो बाय करने हैं स्टील फैक्ट्री ने पेपर मिल से, या और लोगों ने पेपर मिल से बाय करने हैं पोल्यूशन राइट्स। अब पेपर मिल पोल्यूशन राइट्स को सेल करना चाहती है, तो बायर कितने हैं, कितनी डिमांड कर रहे हैं, जैसे हम आम मार्केट में गुड्स मार्केट में डिसाइड करते हैं कि गुड्स की डिमांड कितनी है, उसी हिसाब से गुड्स की प्राइस होगी। ऐसे ही पोल्यूशन परमिट्स की कितनी डिमांड है, वो डिमांड, ये डिमांड है पोल्यूशन परमिट्स की। डिमांड फॉर पोल्यूशन परमिट्स ये डिसाइड करेगी प्राइस के लेवल को। ये होगी इसकी मान लो प्राइस। तो दोनों में डिफरेंस समझें, दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है दोनों डायग्राम्स में, कि करेक्टिव टैक्सेस में तो आप जितना मर्जी पोल्यूशन करो उसके हिसाब से आप टैक्स पे करो। सप्लाई पोल्यूशन की क्वांटिटी ऑफ पोल्यूशन की जो सप्लाई है वो परफेक्टली इलास्टिक है, जितना मर्जी पोल्यूशन आप कर सकते हो। तो जितनी आपकी पोल्यूशन की डिमांड है उस हिसाब से आप क्वांटिटी डिसाइड हो जाएगी। बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको पोल्यूशन इससे ज़्यादा करना नहीं। तो जो लोग इससे ज़्यादा पोल्यूशन करना चाहते हैं उन लोगों को प्रॉब्लम आएगी, और जो लोग इससे कम पोल्यूशन में काम चला सकते हैं उनके पास पोल्यूशन परमिट बच जाएंगे, और वो फिर वो अपने पोल्यूशन परमिट उन कंपनियों को दे देंगे जो कंपनीज ज़्यादा पोल्यूशन करना चाहती हैं। तो सप्लाई फिक्स है, तो डिमांड जितनी पोल्यूशन परमिट की होगी उस हिसाब से पोल्यूशन परमिट की प्राइस डिसाइड हो जाएगी। In some circumstances, however, selling pollution permits may be better than levying a corrective tax। अब ये डिस्कशन है, एनालिसिस है कि पोल्यूशन परमिट वाला पॉइंट ज़्यादा अच्छा है कंपैरेटिव टू टैक्सेस। क्यों? सपोज द एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट वांट्स नो मोर देन 600 टन्स ऑफ गिलोब डम्प्ड इनटू द रिवर। अब सपोज करो कि जो पोल्यूशन डिपार्टमेंट है, पोल्यूशन डिपार्टमेंट चाहता है कि 600 टन से ज़्यादा पोल्यूशन ना हो रिवर में।
But because the environment department does not know the demand curve for pollution, it is not sure what size of tax would achieve that goal. अब एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट चाहता है कि 600 टन से ज़्यादा पोल्यूशन रिवर में ना जाए। उसके लिए वो मान लो टैक्स लगाएगा। अब कितना टैक्स लगाया जाए ताकि पोल्यूशन 600 टन से ज़्यादा ना जाए, ये एनवायरनमेंट डिसाइड नहीं कर पाएगा बिकॉज ऑफ द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट्सेट्रा। इसलिए हम कहते हैं कि पोल्यूशन परमिट वाला पॉइंट ज़्यादा बेटर है। इन दिस केस इट कैन सिंपली ऑक्शन ऑफ पोल्यूशन परमिट्स। तो वो क्या करेगा, पोल्यूशन परमिट को सेल करेगा एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट। द ऑक्शन प्राइस, अब जो प्राइस ज़्यादा पे करने को तैयार होगा पोल्यूशन परमिट की, जितनी प्राइस पे करने को तैयार होगा वो उससे हमें आइडिया हो जाएगा कि करेक्टिव टैक्सेस जो हैं वो कितने होने चाहिए। इट मीन्स करेक्टिव टैक्सेस को अप्लाई करने के लिए भी पोल्यूशन परमिट की हेल्प ली जा सकती है। ये कुछ बुक्स हैं जिनके बेस पर ये टॉपिक, ये पूरा चैप्टर तैयार किया है एक्सटर्नैलिटीज़ वाला। जीएस मडाला एंड ईएम मिलर की बुक है माइक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी एंड एप्लीकेशंस, मैकग्रा-हिल पब्लिकेशन है, बहुत अच्छी बुक है ये इस चैप्टर के लिए। एंड मैनक्यू की बुक है इकोनॉमिक्स प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशंस, संगेज लर्निंग की बुक है ये। दोनों बुक्स बहुत अच्छी हैं एंड दिस इज़ द ओरिजिनल पेपर ऑफ द कोर्स, RH कोर्स, द प्रॉब्लम ऑफ सोशल कॉस्ट, पब्लिश्ड इन जर्नल ऑफ लॉ एंड इकोनॉमिक्स इन 1960। तो ये बुक्स आप दोनों देख सकते हो फॉर द मोर and better understanding of this chapter of externalities, and for complete explanation of this chapter of externalities must watch all the 7 videos of this chapter. Thank you. Thanks for watching this video.